नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक और छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी जितने भी एग्जाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट भी ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। साथ ही साथ आगामी जितने भी एग्जाम हैं होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ के जनजाति, इन सबके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी हमारे इस YouTube चैनल में अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा। साथ ही साथ जो प्रयोगशाला परिचारक है उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन भी अपलोडेड है। तो निश्चित ही देखिएगा, आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निकाय है। दूसरा, जिला पंचायत एक पर्यवेक्षणकारी निकाय है। तीसरा, ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। और चौथा है, ग्राम सभा को पंचायतों की विधायिका कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो जो पहला कथन है जी कि ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निकाय है, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि जो पंचायत है, ये पंचायत है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंचधन आयत। ठीक है, जो पंचायत शब्द है, पंचायत शब्द है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है आपका पंचधन आयत, है ना, पंचधन आयत, जिसमें से पंच का अर्थ होता है आपका पांच और आयत का अर्थ होता है आपका परिषद या लोगों का समूह, परिषद या लोगों का समूह। तो पंचायत दो शब्दों से मिलकर बना है पंचधन आयत, जिसमें से पंच का अर्थ होता है पांच और आयत का अर्थ होता है परिषद या लोगों का समूह। तो ग्रामीण स्तर पे अपनाई जाने वाली शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग शामिल होते हैं उसी को पंचायत कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर अपनाई जाने वाली शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग शामिल होते हैं उसी को पंचायत कहा जाता है। और ये जो पंचायत होता है वो एक कार्यकारी निकाय होता है। क्या होता है? कार्यकारी निकाय। और पंचायत का निर्माण किनसे किनसे मिलकर होता है, तो याद रखना है पंचायत का निर्माण है आपका सरपंच, है ना, सरपंच उप सरपंच, सरपंच उप सरपंच, सरपंच उप सरपंच और पंच, है ना, सरपंच उप सरपंच और पंच, इनसे मिलकर पंचायत का निर्माण होता है। तो जो पहला आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है कि आपका ग्राम पंचायत क्या होता है, एक कार्यकारी निकाय होता है। दूसरा, जिला पंचायत एक पर्यवेक्षणकारी निकाय है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। जो जिला पंचायत होता है ये क्या होता है, एक पर्यवेक्षणकारी निकाय होता है। पर्यवेक्षणकारी निकाय क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि जिला पंचायत है वो अन्य सभी पंचायतों के कार्यों की जांच करता है और ये अन्य सभी पंचायतों के कार्यों की जांच करता है, इसीलिए जिला पंचायत को पर्यवेक्षणकारी पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जिला पंचायत का निर्माण किनसे किनसे मिलकर होता है। जिला पंचायत का निर्माण अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना, जिला पंचायत का जो निर्माण है अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य से मिलकर होता है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर जिला पंचायत का निर्माण होता है। और चूंकि जिला पंचायत है वो अन्य सभी पंचायतों के कार्यों की जांच करता है तो इसीलिए जिला पंचायत को पर्यवेक्षणकारी आपका निकाय कहा जाता है। तीसरा, ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच जनपद पंचायत नहीं करता है जी, कौन करता है, ग्राम सभा करता है। कौन करता है, ग्राम सभा। ठीक है, तो याद रखना है ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कि जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, चूंकि जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच करती है, इसीलिए याद रखना, इसीलिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का CAG कहा जाता है। इसीलिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का CAG कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो याद रखना, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच करता है तो इसीलिए ग्राम सभा को किसका, ग्राम पंचायत का CAG कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का, ठीक है, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, विधायिका। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। दो चीज, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का क्या बोलते हैं, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम पंचायत में जितने सारे कार्य होते हैं उन सब पे नियंत्रण कौन रखता है, तो ग्राम सभा रखता है, इसीलिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का विधायिका कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ग्राम पंचायत में बजट प्रस्तुत होना है या उसको पारित करना है तो इसकी शक्ति भी किसको प्राप्त है, ग्राम
सभा को प्राप्त है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच है ये आपका ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ पास बोला है जनपद पंचायत, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, ग्राम सभा को पंचायतों की विधायिका कहा जाता है। अभी मैंने बताया ग्राम सभा को पंचायत का सीएजी भी बोलते हैं और ग्राम पंचायत को ग्राम सभा को पंचायतों की विधायिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये चौथा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। बिल्कुल सही है। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, जो कि हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत बनाया गया। और याद रखना 2000 में हमारे भारत में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना, जो कि भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, जो कि भारत का 27वें क्रम का राज्य बना। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ, जो कि भारत का 28वें क्रम का राज्य बना, है ना। उसके बाद 2014 में तेलंगाना राज्य बना। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल सही है कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। दूसरा, 18 जून 2001 को छत्तीसगढ़ सरकार ने विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया था। बहुत महत्वपूर्ण ये आपका तिथि है ना, 18 जून 2001। और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है जी। 18 जून 2001 को छत्तीसगढ़ सरकार ने विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया था। अब इसको समझने के लिए हम लोग इसके हिस्ट्री पे चलते हैं, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया था। अब इसको समझते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ही पंचायतों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और इसी 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहला अपनाने वाला राज्य कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले अपनाया। और मध्य प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में पंचायतों की स्थापना करने के लिए अपने राज्य में पंचायतों की स्थापना करने के लिए इन्होंने पंचायती राज अधिनियम 1993 को क्या किया, लागू किया। पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया। यहाँ तक का कहानी समझ में आया। मैंने क्या बोला कि 73वें संविधान संशोधन को मध्य प्रदेश ने सबसे पहले अपनाया और मध्य प्रदेश राज्य ने अपने राज्यों में पंचायतों की स्थापना करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, इसी पंचायती राज अधिनियम 1993 को अपना लिया, जो कि कहाँ लागू हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने, इसके बाद क्या याद रखना आपको, ये जो पंचायती राज अधिनियम 1993 जो कहाँ लागू हुआ था, मध्य प्रदेश में। और इसी अधिनियम को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कर लिया, अपना लिया। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, अपना लिया, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, अपना लिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको लागू कब कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ में से लागू 1 नवंबर सन 2000 से लागू कर दिया गया, है ना। 1 नवंबर सन 2000 से लागू कर दिया। क्या बोला कि पंचायतों की स्थापना करने के लिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया गया। लागू होने के बाद जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, इसी मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1993 को अपना लिया। अपनाने के बाद इसको 1 नवंबर सन 2001 को इसको लागू कर दिया गया। अब रूल क्या होता है कि अगर किसी दूसरे राज्य के, अगर आपको कानून को अपने राज्य में लागू करना है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को विधियों का अनुकूलन आदेश पारित करना पड़ता है। तो चूंकि हमने क्या किया था, छत्तीसगढ़ ने क्या किया था, मध्य प्रदेश के आपका पंचायती राज अधिनियम 1993 को अपना लिया था, तो इसीलिए इसके कानून को जो हमने अपनाया है, तो इसलिए हमने क्या किया, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया। और कौन सी तिथि को पारित किया, 18 जून 2001 को। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जब भी किसी दूसरे राज्य के कानून को अपने राज्य में लागू किया जाता है तब क्या किया जाता है, विधियों का आदेश या विधियों का जो अनुकूलन आदेश है ये आपका पारित करना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तीसरा,
छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के रूप में अपना लिया। अब भी जस्ट मैंने कहानी बताया था, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के रूप में अपना लिया। अभी मैंने बताया पूरा स्टोरी, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य मैंने बताया था, पहला राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यही फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है, याद रखना। 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है जी। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ये आपको अच्छे से याद रखना। जबकि यहाँ पर बोला गया है उत्तर प्रदेश है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो कि भारत का 26वें क्रम का राज्य बना, बिल्कुल सही है। 18 जून 2001 को छत्तीसगढ़ सरकार ने विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया था। क्यों पारित किया? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1993 को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के रूप में अपना लिया था। तो दूसरे राज्य के जब कानून को अपनाया जाता है तो सरकार द्वारा विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया जाता है। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के रूप में अपना लिया, बिल्कुल सही है। और चौथा है, 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य? तो आपका मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन चौथा था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, पंचायती राज के संदर्भ में निम्न कथनों से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहले देखो, 1990 में तत्कालिक प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। याद रखना, ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें आपका ईयर को चेंज कर दिया गया है। याद रखना, 1990 में नहीं है जी, आपका 1992 है। कब? आपका 1992। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो 1992 में तत्कालिक प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। तो उसी पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक इसको प्रस्तुत किया गया। पहले इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया, लोकसभा से जब ये पारित हुआ फिर इसको राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया। उसके बाद इसमें राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त हो गया, है ना। उसके पश्चात क्या हुआ? ये जो आपका विधेयक है ये 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया, है ना। ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसको प्रस्तुत किया गया था, उसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चूंकि ये जो आपका विधेयक है ये आपका 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, है ना। प्रत्येक वर्ष आपका 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपका पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए ही ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसको प्रस्तुत किया गया था। और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। तो इसीलिए लागू होने की तिथि के कारण इस तिथि को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, जो आपका 73वें संविधान संशोधन है इसी के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? तो आपका 29 विषय। कितने विषय जी? 29 विषय शामिल किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 1989 में तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भी प्रयास किया गया था। यह भी आपका बिल्कुल सही है। याद रखना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए उस समय 1989 में तत्कालिक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इसके द्वारा भी प्रयास किया गया था। तो राजीव गांधी ने भी आपका पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करवाया था, जो कि लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो वो आपका असफल रहा था वो, है ना। तो यहाँ पास चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। बोला जा रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 1989 में तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भी प्रयास किया गया था। प्रयास तो किया गया था, वो लोकसभा से भी वो विधेयक पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन प्रयास तो किया था ना। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो याद रखना है यहाँ पास 1990 के जगह आएगा आपका 1992, है ना। यहाँ पास तिथि को चेंज कर दिया गया, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल 1993 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपका 73वां संविधान संशोधन विधेयक को क्या किया गया? लागू किया गया था, ठीक है। इसको प्रस्तुत किसने किया था? 1992 में तत्कालिक प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं?
निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। जब आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना है, देखिए एक तरफ आपका आर्टिकल दिया गया है और एक तरफ वो आर्टिकल की व्याख्या को लिखा गया है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सत्य है वो आपको बताना है। देखो आर्टिकल 243 243 में पंचायतों की परिभाषा बताया गया है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 243A ये ग्राम सभा के बारे में बताता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। उसके बाद तीसरा आर्टिकल 243B ये बताता है पंचायतों का संविधान, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है ना। उसके बाद आपका चौथा आर्टिकल 243C ये पंचायतों में आरक्षण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल 243C ये पंचायतों का गठन, ये क्या बताता है, ये पंचायतों का गठन है ना, ये पंचायतों का गठन को बताता है, जबकि यहाँ पास क्या लिखा है पंचायतों में आरक्षण, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जोड़ा क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए आपको मेन आर्टिकल को याद करना है। देखो आर्टिकल 243 सीधा सी तक तो हो गया ना, उसके बाद मैं डी से लिख रहा हूँ। चलो आर्टिकल 243 आपका सी, उसके बाद आर्टिकल 243D हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल 243E हो जाएगा, ई के बाद आर्टिकल 243 आपका एफ हो जाएगा, एफ के बाद आपका आर्टिकल 243 आपका जी हो जाएगा, जी के बाद आर्टिकल 243 एच हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल 243 आई हो जाएगा, आई के बाद आर्टिकल 243 जे हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल 243 के हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल 243 एल हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल 243 एम हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल 243 आपका एन हो जाएगा। यहाँ तक अभी हमको याद करना है, ठीक है। चलो तो आर्टिकल 243 बोलता है पंचायतों की परिभाषा, 243A बोलता है ग्राम सभा, 243B बोलता है पंचायतों का संविधान, और सी आर्टिकल 243C क्या बोलता है पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन याद करते चलना ना, ये पंचायतों का गठन के बारे में बताता है। उसके बाद आर्टिकल 243D ये क्या बताता है, ये बताता है आरक्षण, ठीक है, पंचायतों में आरक्षण के बारे में बताता है। आर्टिकल 243E बताता है ये अवधि, पंचायतों की अवधि के बारे में बताता है। फिर आर्टिकल 243F बताता है आपका अयोग्यता, ठीक है, पंचायत के पदाधिकारियों की अयोग्यता के बारे में बताता है। आर्टिकल 243G ये बताता है पंचायत की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 243H ये बताता है कर लगाने की शक्ति, पंचायत का कर लगाने की शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 243I ये बताता है किसके बारे में, वित्त आयोग, किसके बारे में बताता है, वित्त आयोग, मतलब राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 243I। उसके बाद आपका आर्टिकल 243J है ना, ये आपका जे किसके बारे में बताता है, ये आपका बताता है लेखाओं की जांच, है ना, लेखाओं की जांच के बारे में बताता है। आर्टिकल 243J लेखाओं की जांच के बारे में बताता है। आर्टिकल 243K ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। आर्टिकल 243L ये आपका लागू होना अर्थात पंचायतों के लागू होने के बारे में बताता है। आर्टिकल 243M ये पंचायत के लागू ना होना, है ना, लागू ना होना इसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 243N ये पंचायतों की आपका निरंतरता को बताता है, किसको बताता है, पंचायतों की निरंतरता है ना, निरंतरता को बताता है। तो ये सब आपको याद रखना है जी, ठीक है। मैंने क्या बोला, आर्टिकल 243 पंचायतों की परिभाषा, 243A ग्राम सभा, 243B पंचायतों का संविधान, 243C पंचायतों का गठन, उसके बाद 243D पंचायतों में आरक्षण, उसके बाद ई अवधि, उसके बाद 243F अयोग्यता, 243G शक्ति, 243H कर लगाने की शक्ति, 243I वित्त आयोग, 243J लेखाओं की जांच, 243K राज्य निर्वाचन आयोग, 243L पंचायतों का लागू होना, 243M पंचायतों का लागू ना होना, 243N पंचायतों की निरंतरता। तो ये सभी आर्टिकल को आपको अच्छे से याद रखना है, निश्चित यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें असत्य जोड़ी की पहचान करना था, तो 243C में बताया गया पंचायतों का गठन, जबकि यहाँ पास बोल दिया गया है 243C में पंचायतों में आरक्षण, जबकि आरक्षण के बारे में तो 243D में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए, ग्राम का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो पहला ही कथन आपका गलत है ना, जो ग्राम का निर्धारण होता है आर्टिकल 243A इसके आधार पर ग्राम का जो निर्धारण है ये आपका मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल। तो यहाँ पास मुख्यमंत्री नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल याद रखना है। ग्राम का निर्धारण ये किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ पास स्टेटमेंट में क्या लिखा है, मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनती है, बिल्कुल सही है। जो ग्राम सभा इसका निर्माण कैसे होता है, प्रत्येक ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से ही ग्राम सभा का निर्माण होता है। और ग्राम सभा को मैंने बताया था ग्राम पंचायत का कैग भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत का विधायिका के नाम से भी जाना जाता है,
तीसरा चलते हैं, अनुच्छेद 243 बी के अनुसार देश के हर राज्य में पंचायतों का 3 स्तर होगा। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 243 बी के अनुसार देश के हर राज्य में पंचायतों का 3 स्तर होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन नोट एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है, अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है ना, अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वहाँ आपका पंचायत, तो वहाँ पंचायत 2 स्तर का भी हो सकता है ना, तो वहाँ पंचायत 2 स्तर का भी हो सकता है, पंचायत 2 स्तर का भी हो सकता है। तो ऐसे राज्यों में आपका जनपद पंचायत है ना, जनपद पंचायत नहीं होगा, जनपद पंचायत नहीं होगा, सीधा ग्राम पंचायत होगा और जिला पंचायत होगा। कंडीशन क्या है, जब आपका किसी भी राज्य की आबादी 20 लाख से कम होता है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अनुच्छेद 243 बी के अनुसार देश के हर राज्य में पंचायतों का 3 स्तर होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर किसी भी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वहाँ 2 स्तरीय पंचायत का निर्माण भी हो सकता है, वहाँ जनपद पंचायत का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद चौथा देखो, पंचायतों का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है ना, पंचायतों का जो गठन होता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में पंचायतों का गठन है वो छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को बनाकर किया गया है ना। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो असत्य कथन की पहचान करना है तो ग्राम का निर्धारण है ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, पंचायत के कार्यकाल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी गणना प्रथम बैठक की तारीख से की जाती है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसकी गणना प्रथम बैठक से किया जाता है। तीसरा, 5 वर्ष से पूर्व भी पंचायतों को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ना, 5 वर्ष से पहले भी पंचायतों को भंग किया जा सकता है। लेकिन अगर 5 वर्ष से पूर्व है ना, 5 वर्ष से पूर्व अगर पंचायतों को भंग करना है तो आपका शेष अवधि को देखा जाता है, ठीक है, शेष अवधि को, बचे हुए शेष अवधि को देखा जाता है, ठीक है। अगर बचा हुआ शेष अवधि है वो आपका 6 माह से ज़्यादा है, अगर बचा हुआ शेष अवधि है वो 6 माह से ज़्यादा है तो नई पंचायत का चुनाव होता है, तो नई पंचायत का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। शेष अवधि को देखा जाता है, अगर जो शेष अवधि है वो 6 माह से ज़्यादा है तब क्या होगा, नई पंचायत का चुनाव होता है। अगर जो शेष अवधि है वो आपका 6 माह से कम है, 6 माह से कम है ना, 6 माह से कम है तो नई पंचायत का चुनाव नहीं होगा, नई पंचायत का चुनाव नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, अगर अवधि 6 माह से ज़्यादा बचा हुआ है तब उस केस में तो नई पंचायत का चुनाव होगा, और जो नई पंचायत है वो शेष अवधि के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे, जितना अवधि बचा हुआ है उसी अवधि के लिए क्या करेंगे, वो लोग कार्य करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया। अब देखो, तो पहला, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। इसकी गणना प्रथम बैठक से की जाती है, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष, पहला दूसरा सही है। तीसरा, 5 वर्ष के पूर्व भी पंचायतों को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ना। कंडीशन मैंने बताया कि अगर भंग करना है तो शेष अवधि को देखा जाता है। अगर आपका जो शेष अवधि है वो अगर 6 माह से ज़्यादा बचा हुआ है तब नई पंचायत का चुनाव होगा। अगर जो शेष अवधि है वो 6 माह से कम बचा हुआ है तो नई पंचायत का चुनाव नहीं किया जाता। तो चौथा क्या बोल रहा है कि अगर पंचायत की अवधि 6 माह से कम है तो नई पंचायत का चुनाव किया जाता है। मैंने बताया ना, अगर पंचायत की जो अवधि, जो शेष अवधि बचा हुआ है वो आपका 6 माह से कम है तो नई पंचायत का चुनाव नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तब नई पंचायत का चुनाव किया जाता है, और जो नई पंचायत जो आएगा वो जो अवधि बचा रहेगा उतने अवधि में क्या करेगा, अपना कार्य करेगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन आपको पहचान करना था, तो चौथा कथन असत्य है, क्योंकि अगर पंचायत की अवधि 6 माह से कम है तो नई पंचायत का चुनाव नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है चुनाव किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर 6 माह से ज़्यादा अवधि बचा हुआ है तब नई पंचायत का चुनाव किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन जून 2004 में हुआ था। तो इसमें से पहला कथन क्या है, आपका पहला ही कथन असत्य है, याद रखना। जो पंचायती राज से संबंधित जो गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपका 23 और 24 सितंबर को, 23 और 24 सितंबर, ये कब था आपका 2004, है ना। तो आपका पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन 23-24 सितंबर 2004 को कहाँ हुआ था, रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, रायपुर में, है ना, रायपुर में हुआ था। जबकि ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका कि पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन जून 2004 में हुआ था, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। कब हुआ था आपका, सितंबर 2004 में। डेट ध्यान रखना, 23 से 24 सितंबर, है ना, 23 और 24 सितंबर इन दोनों तिथि को हुआ था गोलमेज सम्मेलन, है ना। जबकि ऑप्शन बोल रहा है जून 2004, तो गलत हो जाएगा, आंसर आएगा सितंबर 2004।
दूसरा देखो छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी 2005 को हुआ, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में जो ई पंचायत प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2005 को हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपका तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में किया गया था इसका उद्घाटन। तो ये आपको दूसरा भी आपको याद रखना है, दूसरा आपका सही है। तीसरा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय है, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत एक क्या होता है, आपका निगमित निकाय होता है। ठीक है, अब निगमित निकाय किसे कहते हैं, तो वैधानिक मान्यता प्राप्त ऐसा निकाय जिसका क्या होता है, जिसका सामूहिक पहचान होता है, व्यक्तिगत पहचान नहीं होता, उसी को क्या बोला जाता है, आपका निगमित निकाय बोला जाता है। तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत इन सबका सामूहिक क्या होता है, पहचान होता है, इसका पर्सनल कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको निगमित निकाय कहा जाता है। एक बार पुनः सुनिएगा, निगमित निकाय किसे कहेंगे, तो आपका मान्यता प्राप्त ऐसा निकाय है ना, मान्यता प्राप्त ऐसा निकाय जिसका आपका सामूहिक क्या होता है, पहचान होता है, ना कि व्यक्तिगत पहचान, उसी को क्या बोला जाता है, आपका निगमित निकाय बोला जाता है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जो जिला पंचायत है ये सब क्या है, निगमित निकाय है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल सही है ना, याद रखना, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची में इसमें 29 विषयों को रखा गया है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, पहला ही कथन असत्य है क्योंकि पंचायती राज से संबंधित जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका सितंबर 2004 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रायपुर में, जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि जून 2004 में हुआ था, तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है, ए राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, बी राज्य निर्वाचन आयोग को, सी राज्य सरकार को और डी राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, मतलब राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। तो बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पर डी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर क्या करता है, नियम एवं कानून बनाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। अब देखो, अब ये कोटेशन है, किसने कहा है आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाला कुछ चीज़ नहीं है ना। तो किसने कहा है, ऑप्शन दिए गए, ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है महात्मा गांधी और डी है आपका दीनदयाल उपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। तो किसने कहा है ऐसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है। पंचायती राज व्यवस्था के विषय में आपको सही बताना है। पहला, पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक प्रत्येक अधिकारी सेवक लोक सेवक होता है। दूसरा, केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। तीसरा, केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। और चौथा, केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो पहला कथन है कि पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी है वो आपका लोक सेवक होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा। बाकी ये सब तो सीधे पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये आपका गलत है ना। बोल रहा है बी की केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होगा, ऐसा बोल रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है कि केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और डी केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला जो कथन बोल रहा है कि पंचायत का जो प्रत्येक पदाधिकारी है और उसका प्रत्येक अधिकारी है ये क्या होते हैं, ये लोक सेवक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है। मतलब 73वां संविधान संशोधन, ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या प्रावधान को करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। पहला, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा। दूसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तीसरा, जिला आयोजना समितियों का गठन। तो निम्न में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
ये पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये क्या प्रावधान करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा राज्य वित्त आयोग की स्थापना, है ना, मैंने बताया था 243I आर्टिकल बताया था, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका सही है। जबकि जिला आयोजना समितियों का गठन है, ये आपका पंचायती राज संस्थानों का ये कार्य नहीं है, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है, ग्राम सभा किसे कहा जाएगा, राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर को, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था को, तीसरा है पंचायत का एक प्रादेशिक क्षेत्र को, और चौथा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय। तो इसमें से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है ग्राम सभा किसे कहा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार, है ना। तो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय को ही क्या कहा जाता है, उसी को बोला जाता है आपका ग्राम सभा। और ग्राम सभा को क्या बोला जाता है, ग्राम पंचायत का CAG कहा जाता है। ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत का विधायिका कहा जाता है। और मैंने बताया था कि अगर बजट पारित करना है या बजट पर कोई निर्णय लेना है ना, या बजट पर बहस करना है, तो इसकी भी शक्ति किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है जी, ग्राम सभा को प्राप्त है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है, आपका ग्राम सभा कहलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। ए वार्षिक लेखा विवरण, वार्षिक लेखा विवरण तो प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए तो ग्राम सभा को पंचायतों का क्या बोलते हैं, CAG कहा जाता है। दूसरा विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, ये भी प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक आय व्यय, ये भी प्रस्तुत किया जाता है कि कितना खर्च हुआ, कितना इनकम की प्राप्ति हुआ, ये सब, है ना। और चौथा पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण, भैया इसको थोड़ी ना प्रस्तुत करेंगे जी, है ना। तो पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण है, इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता ग्राम सभा की बैठक में। बाकी वार्षिक लेखा विवरण को, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन को, वार्षिक आय व्यय को, इसको क्या किया जाता है, आपका प्रस्तुत किया जाता है ग्राम सभा के बैठक में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किस समिति ने कहा है। जबरदस्त क्वेश्चन, कई बार पूछा गया ये भी। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किस समिति ने कहा है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, GVK राव समिति और सिंधवी समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधवी समिति, है ना। और सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था, 1986 से 1986 को। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1986 को ही। और याद रखना इसी सिंधवी समिति के सिफारिश पर, इसी सिंधवी समिति के सिफारिश पर आपको याद रखना है पंचायतों पर, है ना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायतों को क्या प्राप्त हुआ था, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश पर प्राप्त हुआ था, तो सिंधवी समिति के सिफारिश पर प्राप्त हुआ था, जिसका गठन हुआ था 1986 को। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पता होगा, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना का प्रदान किया था। अशोक राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत की स्थापना का प्रदान किया था, ये आपको पता होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सिंधवी समिति, जिसका गठन 1986 को हुआ है, रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत किया। और इसी के सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किस समिति ने कहा, तो सिंधवी समिति ने कहा है, ये आपको आंसर को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ग्राम सभा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ग्राम सभा का वर्णन अध्याय 2 में किया गया है, बिल्कुल सही है। पहला जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है कि ग्राम सभा का वर्णन है वो अध्याय 2 में किया गया है। दूसरा, धारा 3 में ग्राम की अधिसूचना के बारे में बताया गया है, दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है, दूसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है ना। और उसके बाद धारा 4 में मतदाता सूची का निर्माण है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, पांचवा। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि धारा 6 में ग्राम सभा के कार्य को बताया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो धारा 6 है ना जी, धारा 6 में ग्राम सभा के सम्मेलन को बताया गया, किसको बताया गया, ग्राम सभा के सम्मेलन को, है ना। ग्राम सभा के सम्मेलन को बताया गया किसमें, आपका धारा 6 में। जबकि आपका धारा 7 में
धारा 7 में क्या बताया गया है, ग्राम सभा के कार्यों को बताया गया है। धारा 7 में ग्राम सभा के कार्यों को बताया गया है। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करने से तो कौन सा कथन असत्य है, आपका चौथा। धारा 6 में ग्राम सभा के आपका सम्मेलन को बताया गया है ना, और धारा 7 में बताया गया है ग्राम सभा के कार्यों को, जबकि यहाँ पास बोल दिया गया कि धारा 6 में ग्राम सभा के कार्यों को बताया गया है। ये तो आपका धारा 7 में बताया गया है, तो इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ग्राम सभा का जो वर्णन है वो अध्याय 2 में किया गया, चैप्टर 2 में किया गया, बिल्कुल सही है। और इसमें कितने से कितने के बीच धारा है, तो धारा 3 है, अध्याय 2 में धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 5 है, धारा 6 है और धारा 7 है। तो अध्याय 2 में टोटल 5 धाराएं हैं, ठीक है। अध्याय 2 में किसका वर्णन है, ग्राम सभा का वर्णन है, और इसमें टोटल कितने धाराएं हैं, 5 धाराएं, जिसमें से धारा 3 क्या बोलता है, धारा 3 बोलता है ग्राम की अधिसूचना। धारा 3 क्या बताता है, ये बताता है ग्राम की अधिसूचना। धारा 3 बताता है ग्राम की अधिसूचना। धारा 3 किसके बारे में बताता है, ग्राम की अधिसूचना। याद करते चलना ना मेरे साथ, धारा 3 ग्राम की अधिसूचना को बताता है। फिर उसके बाद धारा 4 किसके बारे में बताता है, धारा 4 बताता है मतदाता सूची का निर्माण, है ना। धारा 4 बताता है मतदाता सूची का निर्माण। धारा 4 बताता है मतदाता सूची का निर्माण, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। धारा 3 ग्राम की अधिसूचना, उसके बाद धारा जो 4 है ये मतदाता सूची का निर्माण को बताता है। फिर धारा 5 किसको बताता है, मतदाताओं के पंजीकरण को बताता है, मतदाताओं। धारा 5 किसको बताता है, मतदाताओं के पंजीकरण, है ना, मतदाताओं के पंजीकरण को धारा 5 बताता है। फिर उसके बाद देखिए धारा 6 किसके बारे में बताता है, धारा 6 बताता है ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में बताता है आपका धारा 6। और धारा 7 किसके बारे में बताता है, ग्राम सभा के कार्य के बारे में। धारा 7 बताता है जी ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा के कार्य। धारा 7 ग्राम सभा के कार्यों को बताता है। आगे समझ में, है ना। तो यहाँ पास देखो, अब एक बार पुनः मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ग्राम सभा का वर्णन अध्याय 2 में किया गया है, तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। चैप्टर 2 में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है, और कितने धारा है इसमें, 5 धारा है, जिसमें से धारा 3 में ग्राम की अधिसूचना के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही है। और ग्राम की अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद धारा 4 में मतदाता सूची का निर्माण है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद धारा 5 में किसके बारे में बताया गया, धारा 5 में मतदाताओं के पंजीकरण के बारे में बताया गया है। फिर धारा 6 में ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में बताया गया है, जबकि ऑप्शन क्या बोल रहा है कि धारा 6 में ग्राम सभा के कार्य को बताया गया है, तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, है ना। जबकि धारा 7 में ग्राम सभा के कार्यों के बारे में बताया गया है, याद रखना है ना। तो इसी चौथा स्टेटमेंट आपका फेरबदल कर दिया गया है, तो इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। एक ग्राम के भीतर एक से ज्यादा ग्राम सभा बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि ग्राम सभा या पंचायत ऐसा संकल्प पारित करे, अगर ग्राम पंचायत या आपका ग्राम सभा ऐसा संकल्प पारित करता है कि एक ग्राम के भीतर एक से ज्यादा ग्राम सभा बनाया जा सकता है, तो ये मुमकिन है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा, ऐसा आवेदन एसडीओ रेवेन्यू अर्थात उपखंड राजस्व अधिकारी को दिया जाएगा, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, आपका तीसरा सही है। चौथा, ग्राम की अधिसूचना सामान्य क्षेत्र के लिए धारा 129A के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना, ग्राम की जो अधिसूचना है वो सामान्य क्षेत्र के लिए आपका धारा 3, अभी मैंने जस्ट बताया था इससे पहले क्वेश्चन में ना, धारा 3 के तहत क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। सामान्य क्षेत्र में ना, सामान्य क्षेत्र में याद रखना जी, सामान्य क्षेत्र में धारा 3 के तहत राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अगर वही बोलता कि अनुसूचित क्षेत्र में कौन से धारा के तहत किया जाता है, तो अनुसूचित क्षेत्र में किया जाता है धारा 129A के तहत, है ना। लेकिन यहाँ पास क्या बोला गया है कि ग्राम की अधिसूचना सामान्य क्षेत्र के लिए बोला गया, तो सामान्य क्षेत्र के लिए धारा 3 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन याद रखना, अगर यही पुस्तक की अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए होता आपका धारा 129A, है ना, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें से आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, चौथा कथन, क्योंकि ग्राम सभा की अधिसूचना सामान्य क्षेत्र के लिए धारा 3 के तहत क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, जबकि आपका अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपका धारा 129A के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। सामान्य बोलेगा तो धारा 3 और अनुसूचित क्षेत्र बोलेगा तो धारा 129A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
ग्राम सभा के लिए मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जनपद पंचायत द्वारा, जिला पंचायत। तो नीचे का दोनों ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, ये नहीं आएगा। अब बचा भारत के निर्वाचन आयोग और दूसरा राज्य का निर्वाचन आयोग। तो मैंने क्या बताया था कि जो पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है। पंचायत के संदर्भ में नियम कानून है ना और महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेती है? तो राज्य सरकार लेती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के लिए मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखना है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यही आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। होपफुली आप सभी को ये प्रश्न आंसर की श्रृंखला पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो निश्चित इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इसको आपके दोस्त लोग भी देख सके। मिलते हैं फिर इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।